जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल फरूक एकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन स्टार्ट करना है 10th क्लास की बुक का। और जो चैप्टर नंबर 14 है इसको पढ़े बगैर कोई बच्चा भी बोर्ड में पूरे नंबर नहीं ले सकता, फुल मार्क्स 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में से बोर्ड में 11 नंबर का पेपर बनना है। 2 एमसीक्यूज आने हैं, 2 शॉर्ट आने हैं जो कि 4 नंबर के हो गए, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है जो कि 5 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिला के जो उसकी वेटेज बनी वो है 11 मार्क्स। अगर आप इस चैप्टर को तैयार नहीं करते तो ऑटोमेटिकली 2 एमसीक्यूज आपको 12 में से नहीं आएंगे और आपके 58 मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आपने चैप्टर तैयार ही नहीं किया। तो चलो चॉइस पे आपने शॉर्ट और लॉन्ग तो छोड़ दिया, लेकिन एमसीक्यू तो नहीं ना छोड़ सकते। तो इसका मतलब ये है कि चैप्टर को तैयार करना बड़ा जरूरी है, और चैप्टर लेंथी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। इसको शुरू करते हैं और अल्लाह का नाम लेके, और फिर आगे चलते हैं। और फिर देखिएगा ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि इसमें मैं थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, फिर मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। तो आप इस वीडियो के नीचे जब आप रेड लाइन चल रही होगी इस पट्टी में, अगर आप देखें तो उसमें मैंने चैप्टर्स बना दिए, उस वीडियो को डिवाइड कर दिया। शुरू में इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद फिर मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारे उसके मेथड्स हैं। पहला जो है वो बाइंडरी फिशन होगा, उसके बाद फिर जो है वो फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर स्पोर फॉर्मेशन होगा, बडिंग होगा, पार्थेनोजेनेसिस और वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स को सेपरेट वीडियो में रखेंगे, लेकिन उसके अलावा जो ये 5 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको इसी एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप उसमें से जो सा भी पोर्शन पढ़ना चाहें वो आप उस टॉपिक पे जाकर उस वीडियो में उस चैप्टर में जा सकते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा। अभी हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पे आते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स मतलब ऑर्गेनिजम्स, एक ही स्पीशी के ऑफ द सेम स्पीशीज। प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी के नए ऑर्गेनिजम्स पैदा करना, प्रोड्यूस करना, नए इंडिविजुअल्स पैदा करना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी अगर एक स्पीशी है, बिल्ली है, तो बिल्ली के अगर बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसका मतलब ये कि एक बिल्ली थी, उसकी नई नस्ल आ गई, नेक्स्ट जनरेशन आ गई। तो जो उसके चिल्ड्रन है, जो उसके बच्चे आए हैं, उनको हम बोलेंगे ऑफस्प्रिंग्स। क्या बोलेंगे? ऑफस्प्रिंग्स। बच्चों को हम बायो में इस चैप्टर में बार बार जब भी हम नाम लेंगे हम उनको कहेंगे ऑफस्प्रिंग्स। तो ऑफस्प्रिंग्स मतलब बच्चे, चिल्ड्रन। तो नए एक ऑर्गेनिज्म से, एक ही स्पीशी के एक ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिजम्स को पैदा करना, नए इंडिविजुअल्स को पैदा करना, नई नस्ल को पैदा करना, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स और सेम स्पीशी, दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द स्पीशी, नई नस्ल आ गई ऑर्गेनिजम्स की, इसको क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन है वो 2 तरह की है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसको बाद में देखते हैं। पहले जो है ना वो ये देख लें, रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बुनियादी खसूसियत है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। जरूरी नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे, उसके अपने लिए जरूरी नहीं है, लेकिन स्पीशी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है एक स्पीशी का, वो रिप्रोड्यूस नहीं करता तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके सर्वाइवल पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसकी जिंदगी सही गुजरेगी, वो अपनी जिंदगी पूरी मुकम्मल कर सकता है, गुजार सकता है, लेकिन उसकी नई नस्ल नहीं आएगी, नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी। अब अल्लाह ने क्यों ऐसा रखा है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक रखा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ताकि वो रिप्रोड्यूस करते रहें, ताकि वो स्पीशी खत्म ना हो जाए, ताकि वो स्पीशी एक्सटिंक्ट ना हो जाए। अगर एक स्पीशी है उसके ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे तो नए बच्चे आएंगे नहीं, नए ऑफस्प्रिंग्स आएंगे नहीं, और जो पुराने हैं वो बूढ़े हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो वो स्पीशी दुनिया से खत्म हो जाएगा, वो स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो स्पीशी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि स्पीशी रिप्रोड्यूस करे। तो इसलिए ये लाइन ब्लू बॉक्स में बुक वाले ने लिखी है, दैट इज एन ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट रिप्रोड्यूसिंग। एक ऑर्गेनिज्म को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो रिप्रोड्यूस करे या ना करे, वो आराम से जिंदगी गुजार सकता है रिप्रोडक्शन के बगैर। बट अ स्पीशी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बगैर स्पीशी सर्वाइव नहीं कर सकती। वो स्पीशी खत्म होने का चांस है, स्पीशी खत्म होने का रिस्क है, वो स्पीशी एक्सटिंक्ट होने का चांस है। अब अगर हम देखें तो इसके साथ ही बुक में इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में ये बात लिखी है कि जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, वो ऑर्गेनिज्म जो बनेंगे, एक फॉर एग्जांपल एक ग्रोह है, शेरनियों का एक ग्रोह है, उसमें शेरनियां भी हैं, शेर भी हैं, उनके बच्चे हैं। अब वो जो बच्चे हैं, जिस तरह अगर आप बिल्लियों को देखें, शेरों को देखें, तो वो बहुत सारे सारे बच्चे देते हैं। 5 बच्चे हो गए, 6 बच्चे दे दिए बिल्ली ने, 4 बच्चे दे दिए। लेकिन बड़े होने के बाद आपको बिल्ली के पीछे पीछे एक आधा बच्चा ही नजर आ रहा होता है, 1-2 चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो बाकी किधर गए? बाकी मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि ये कंपटीशन है, ये दुनिया जो है वो बड़ी जालिम है, यहाँ पर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि यहाँ पर वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा, फिट भी नहीं बल्कि फिट टेस्ट होगा, यानी जो बेहतरीन होगा हर लिहाज से, कैरेक्टरिस्टिक्स में, अपनी खुसूसियात में, जो सबसे अच्छे तरीके से एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर सकेगा, ढाल सकेगा खुद को, सिर्फ वही सर्वाइव करेगा, बाकी मारे जाएंगे। मतलब क्या चक्कर है कि जो ऑर्गेनिज्म पैदा हुए हैं उनको बीमारियां भी लगेंगी। अब जो कोई बीमारी से बच गया वो बच जाएगा, जो नहीं बचा वो मर जाएगा। दूसरा, कंपटीशन, खाने के लिहाज से, रहने के लिहाज से, जगह के लिहाज से, उसी स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कंपटीशन होगा। अगर 4 बच्चे हैं तो चारों ने खाने पे झपट पड़ना है जब माँ खाना लेके आएगी, कोई ज्यादा खा लेगा, कोई कम खा लेगा। अगर किसी को नहीं मिलता तो ऑब्वियस ही बात है वो भूखा रह जाएगा। वो जो भूखा रहेगा आहिस्ता आहिस्ता वो कमजोर हो जाएगा, कमजोर होकर वो मर भी सकता है।
इसी तरीके से जेनेटिक फैक्टर्स, कुछ में जीन्स अच्छी चली गई, कुछ में जीन्स खराब गई, ये किसके पास कंट्रोल है, ये किसी को नहीं पता, ये अल्लाह को पता है किसके पास कौन सी जीन्स जाएंगी। क्योंकि जब ये रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो मियोसिस होती है उसमें, और उसमें गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं और स्पर्म और एग मिलते हैं, ये बात हम आगे करते हैं अभी। तो उसमें कौन सी जीन्स गई हैं अगले ऑर्गेनिज्म तक, ये हमें नहीं पता। तो उस ऑर्गेनिज्म के पास जो जीन्स गई हैं, अगर वो अच्छी होंगी तो वो उस एनवायरनमेंट के साथ अच्छे तरीके से अडेप्ट कर लेगा और फिट होगा और ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा और ज्यादा रहेगा और ज्यादा अच्छा खाना खाएगा और ज्यादा तरीके से जो है वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकेगा। और अगर उसके पास जीन्स अच्छी नहीं है तो वो नहीं सर्वाइव कर सकेगा, वो मारा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एक ऑर्गेनिज्म, एक एनवायरनमेंट में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके दरमियान क्या है, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन है उनके दरमियान। जो है ना, क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो ऑर्गेनिजम्स फिट होंगे वो सर्वाइव करेंगे, बाकी जो उस इंडिविजुअल के ऑर्गेनिजम्स होंगे, बाकी जो स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मारे जाएंगे। ठीक है, तो डिजीजेस भी उनको मुकाबला करना पड़ेगा, जेनेटिक। इसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स बचेंगे वो उस एनवायरनमेंट में रिप्रोड्यूस भी करेंगे, उनको अपनी नेक्स्ट जनरेशन भी लेके आएंगे। तो दो तरह की टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन की, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल में और सेक्सुअल में फर्क देख लेना है, ये बात आगे भी आएगी। अभी फिलहाल बस जस्ट एक सिंपल सा फर्क कि अगर हम एसेक्सुअल में देखें तो देयर विल बी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, एक ही पेरेंट होगा, एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, वो डिवाइड करेगा, उससे एक और ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक से दो बन गए, वो दो डिवाइड करेंगे, दो से चार बन जाएंगे। एक ही ऑर्गेनिज्म था, एक ही पेरेंट था, सिंगल ऑर्गेनिज्म था, उससे नए ऑर्गेनिज्म आना शुरू हो गए, उससे नेक्स्ट जनरेशन आना शुरू हो गई, उससे उसी स्पीशी के नए इंडिविजुअल्स आना शुरू हो गए। दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होगा, सिंगल पेरेंट होगा, एंड देयर इज सिंपल सेल डिवीजन, सिर्फ सेल की डिवीजन होगी। सेल डिवाइड करेंगे माइटोसिस से, एक सेल डिवाइड किया, दो बन गए, दो डिवाइड किए, चार बन गए। सेल्स डिवाइड करेंगे माइटोसिस से। और अगर हम माइटोसिस की यहां बात देखें तो ये बात गौर करने वाली है कि माइटोसिस के अंदर जो पेरेंट सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वही क्रोमोसोम एग्जैक्टली दोनों डॉटर सेल्स के अंदर चले जाते हैं। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर 46 थे तो 46 चले जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर भी सेम रहता है, जीन्स भी सेम रहती है, डीएनए भी सेम रहता है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जेनेटिक मटेरियल कोई भी चेंज नहीं होता, डीएनए चेंज नहीं होता। जो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स की थी वही पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होंगी। तो सिंपल सेल डिवीजन होगी, यानी माइटोसिस होगी। और इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो उसमें जो पेरेंट से नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स आएंगे तो उन ऑफस्प्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स खुशियत एग्जैक्टली वैसी होंगी जैसे पेरेंट था। क्यों? क्योंकि उन्हीं का ही डीएनए आगे चला गया, उन्हीं का सेल डिवाइड करके आगे चला गया, उन्हीं का कोई चेंज नहीं आया, कोई वेरिएशंस नहीं आई, माइटोसिस हुई है। तो क्या होगा, जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आएगा, जो ऑफस्प्रिंग आएगा, वो क्या होगा, एग्जैक्ट डुप्लीकेट होगा, कार्बन कॉपी होगी, सेम टू सेम होगा, डिट्टो होगा, एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी जो उसका पेरेंट था बिल्कुल वैसे का वैसा होगा। ये वाली जो रिप्रोडक्शन है, दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ही पेरेंट है, एक सिंपल सेल डिवीजन है, माइटोसिस से सेल डिवाइड करेंगे, सेम जेनेटिक मटेरियल अगले ऑर्गेनिज्म के पास, ऑफस्प्रिंग के पास चला जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई वेरिएशन नहीं आएगी, एग्जैक्ट डुप्लीकेट होगा ऑर्गेनिज्म। इसको बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ देखें तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या था, सिंगल पेरेंट, यहां पर बोथ पेरेंट्स। बोथ पेरेंट्स का मतलब एक मदर होगी, एक फादर होगा, एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। जो मेल होगा वो ऑब्वियसली फादर होगा बेबी का, और जो फीमेल होगी वो मदर होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, चूंकि दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो दोनों पेरेंट्स अपने गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। गैमीट्स, गैमीट्स क्या होते हैं, मेल अपने गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स, और फीमेल अपने गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं एग्स। स्पर्म और एग मिलता है आपस में, और जो है ना ये दोनों आपस में मिलते हैं, उसको बोलेंगे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स आपस में मिल गए इसको हम बोलेंगे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स आपस में मिल गए, फ्यूज कर गए, कंबाइन करके, स्पर्म और एग आपस में मिल गया। ये जो मेल था ये भी डिप्लॉइड था, इसके पास टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, 46 क्रोमोसोम्स थे फॉर एग्जांपल, हम समझ लेते हैं। और जो ये स्पर्म बनेगा ये हैप्लॉइड होगा, जो एग बनेगा ये हैप्लॉइड होगा। ये बातें 9th क्लास में हो चुकी हैं। तो जब फीमेल से एग बनेगा तो मियोसिस होगी, तो मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ। ये 2n था, ये n रह गया। जब मेल में स्पर्म बनेगा तो फिर क्या होगी, मियोसिस, और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ, तो 2n से n हो गया। और जब ये n और n दोनों मिले, फ्यूजन में मीट हुई, तो दोबारा जाइगोट क्या हो गया, 2n, वो दोबारा डिप्लॉइड हो गया। ठीक है, अब ये जो डिप्लॉइड हुआ इसमें आधे क्रोमोसोम मदर से आए, आधे पेरेंट्स, आधे क्रोमोसोम मदर से आए, आधे क्रोमोसोम फादर से आए। n मदर से आया, n फादर से आया। तो इसके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक ही सिंगल पेरेंट की नहीं है, बल्कि दोनों पेरेंट्स की हैं। प्लस जब स्पर्म बना तो भी मियोसिस हुई, जब एग बना तो भी मियोसिस हुई। जब स्पर्म बना तो मियोसिस हुई, तो भी क्रॉसिंग ओवर हुई, वेरिएशंस आई। जब एग बना तो भी मियोसिस हुई, तब भी क्रॉसिंग ओवर हुई, तब भी वेरिएशंस आई। तो ये एग में फीमेल वाला डीएनए एग्जैक्टली नहीं है बल्कि चेंज है, और स्पर्म में मेल वाला डीएनए एग्जैक्टली नहीं है बल्कि चेंज है।
तो जब ये स्पर्म और एग मिलेंगे तो जो जाइगोट होगा वो बिल्कुल न्यू होगा, वो बिल्कुल यूनिक होगा, वो अपने पेरेंट्स की तरह का तो होगा लेकिन उनके जैसा तो होगा लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा, सेम टू सेम नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्या था, एग्जैक्ट डुप्लीकेट। अब हम हमें देख लें, जिस तरीके से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इंसान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बोथ पेरेंट्स के जो स्पर्म्स हैं और एग है वो मिलते हैं और जाइगोट बनता है। अब हमें आप देख लें, हम पेरेंट्स की तरह के हैं, मामा पापा को देख लो, बच्चों को देख लो, सेम ही लगते हैं, लेकिन क्या एग्जैक्टली वैसे ही है? नहीं, बहन भाई आपस में नहीं मिलते, बच्चे पेरेंट्स से नहीं मिलते। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रही है स्पर्म में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, उनके एक फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगी। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो बोथ पेरेंट्स थे, तो सेक्सुअल वर्ड निकला सेक्स, सेक्सिस से। सेक्सिस का मतलब यहां पे हो रही है जेंडर की बात हो रही है। जेंडर मतलब मेल और फीमेल, तो एक फीमेल हो गया जेंडर, एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, एक मेल हो गया। लेकिन यहां पर हमने बात की ए सेक्सुअल, ए का मतलब यहां पे एब्सेंट, कि सेक्सिस नहीं है। मतलब क्या नहीं है? कि मदर फादर नहीं है, एक ही पेरेंट है, सिंगल एक ही पेरेंट है और उसने डिवीजन किया और ऐसे रिप्रोडक्शन हो गई। तो ये जो है ना दो टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन की, आगे फिर बात आएगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी हम जो है ना वो देखने लगे हैं कि मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस किस तरीके से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ऑर्गेनिजम्स में, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसे रिप्रोडक्शन करते हैं। बहुत सारे हैं जो करते हैं और उनमें से बुक में जो से लिखे हैं वो भी हम डिस्कस करने लगे जी। तो नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं। पहला है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, बाइनरी मींस टू, ये कंप्यूटर में लैंग्वेज भी है 010101, बाइनरी मींस टू, एंड फिशन मींस डिवीजन, टूट जाना, डिवाइड हो जाना। बाइनरी मींस टू और फिशन मींस टूट जाना। तो डिवीजन इनटू टू, व्हाट इज बाइनरी फिशन? बाइनरी फिशन इज डिवीजन इनटू टू। अगर एक सेल है, उस एक सेल से दो सेल बन जाए तो दिस इज बाइनरी फिशन। अगर एक ऑर्गेनिज्म है, उस एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन जाए, दिस इज बाइनरी फिशन। लेकिन अब एक सेल से दो सेल का बनना, हमने 9th क्लास में तो माइटोसिस पढ़ी थी। तो अगर किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक सेल से दो बन रहे हैं तो वो सिर्फ सेल बने हैं दो, तो वो माइटोसिस है। लेकिन अगर एक सेल पे ही पूरा ऑर्गेनिज्म मुश्तमिल था, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, अब अगर वो सेल डिवाइड करके दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक ऑर्गेनिज्म से दो इंडिविजुअल्स बन गए, दो ऑर्गेनिजम्स बन गए। तो दिस इज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन मींस डिवीजन इनटू टू। एक ऑर्गेनिज्म से डिवाइड करके दो का बन जाना इज कॉल्ड बाइनरी फिशन, एंड इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सबसे ज्यादा सादा और सबसे ज्यादा कॉमन जो मेथड है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो बाइनरी फिशन है। और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में बाइनरी फिशन पाई जाती है। यानी इसकी अगर हम रेंज चेक करें तो प्रोकैरियोट्स में भी बाइनरी फिशन होती है, यूकैरियोट्स में भी बाइनरी फिशन होती है। अब यूकैरियोट्स कौन से? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी होती है और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में भी होती है। अब अगर हम जल्दी से मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, तो ये 9th क्लास में हमने डिटेल में डिफरेंस चैप्टर नंबर 4 में देखा था कि प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, उनके पास सिर्फ डीएनए होता है जो कि साइटोप्लाज्म में सबमर्ज होता है। और यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं। तो अगर एक ही सेल पर मुश्तमिल है ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट, तो उसका नाम हो गया यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और अगर उसकी बॉडी में ढेर सारे सेल्स हैं तो वो हो गया मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट्स सच एज बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया की बॉडी में भी बाइनरी फिशन होती है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स सच एज प्रोटोजोआ की एग्जांपल दिया, अमीबा की बॉडी में हम पढ़ेंगे, वो भी होती है। इसके अलावा मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स जो कि इनवर्टिब्रेट्स हैं। अब ये इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी होती है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता उसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स जो कि यूकैरियोट्स हैं, यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अलावा सारे यूकैरियोट्स हैं। तो यूकैरियोट्स और यूनिसेलुलर नहीं, यानी मल्टीसेलुलर, उनकी बॉडी डिफरेंट सेल से मिलकर बनी हुई है, ज्यादा सारे सेल से मिलकर बनी हुई है। तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स सच एज इनवर्टिब्रेट्स, जो कि बुक में जिसकी एग्जांपल दी हुई है वो एक फ्लैट फॉर्म है, चपटा कीड़ा है, चपटा बिल्कुल फ्लैट, पेपर थिन, बारीक सा, रिबन की तरह का, उसका नाम है प्लिनेरिया, छोटा सा होता है। जो हम आगे इसके बारे में डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर में कि प्लिनेरिया कैसा है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारा कुछ डिटेल से इंशाल्लाह इंटर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ ये कि एक फ्लैट फॉर्म है और ये फ्लैट फॉर्म किस तरह से डिवाइड करता है तो ये मैंने देखना। हमने बारी बारी बाइनरी फिशन तीनों ऑर्गेनिजम्स में पढ़नी है, पहले बैक्टीरिया में, फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में और फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में। तो जल्दी से मैं अगर बताऊं तो बाइनरी फिशन इज डिवीजन इनटू टू, दो एक ऑर्गेनिज्म का दो पार्ट्स में टूट जाना, दो हिस्सों में टूट जाना, दो ऑर्गेनिजम्स में टूट जाना, दो सेपरेट बॉडीज में टूट जाना बाइनरी फिशन कहलाएगा। एंड इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड, ये सबसे ज्यादा आसान तरीका यही है, सबसे कॉमन यही है। और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये हो रहा है, किस किस में हो रहा है? प्रोकैरियोट्स में भी हो रहा है और यूकैरियोट्स में भी हो रहा है। यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी हो रहा है और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में भी हो रहा है, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल कौन सी पढ़नी है? बैक्टीरिया। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की एग्जांपल कौन सी पढ़नी है? अमीबा।
और मल्टीसेलुलर यूकेरियोट एग्जांपल कौन सी पढ़नी है, प्लिनेरिया। तो इन तीनों को हम बारी बारी देखते हैं। नंबर 1 स्टेप वो है बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया। अब अगर हम बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया देखें तो हमने सेल को डिवाइड करना है। ये मैंने एक बैक्टीरियल सेल बनाया, इस सेल में सेल मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म है, सेंटर में डीएनए पड़ा है, डीएनए सबमर्ज हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर। ऑब्वियसली बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल भी होती है, वो मैंने बनाई नहीं, लेकिन अंडरस्टूड है कि बैक्टीरियल सेल के पास सेल वॉल होती है। हमने चैप्टर में 4 में 9th क्लास में पढ़ा था कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। अब ये एक बैक्टीरिया है, इसको मैंने डिवाइड करना है बाइनरी फिशन से 2 में। तो जब हम माइटोसिस करते थे तो हम क्या करते थे, हम सेल के अंदर 2 पोर्शंस को डिवाइड करते थे। एक साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते थे, उसे बोलते थे साइटोकाइनेसिस, और एक न्यूक्लियस को डिवाइड करते थे, उसको बोलते थे कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पर भी दोनों चीजों को डिवाइड करना है। यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है तो यहाँ पर हम सिर्फ डीएनए को डिवाइड कर देंगे, और जो साइटोप्लाज्म है उसको बोलेंगे, डीवीएन को बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो बैक्टीरियल सेल है, अब मैं चाहता हूं कि इससे 2 बन जाए। अब अगर मैं इसे चाहता हूं कि 2 बन जाए, तो ये जो बैक्टीरियल का क्रोमोसोम है, ये ऑब्वियसली जो 2 बनेंगे उनमें भी एक एक कॉपी इसकी जानी चाहिए, दोनों की कॉपी जानी चाहिए, दोनों में एक एक कॉपी जानी चाहिए इसकी। जिस तरह जब हमारे पास सेल था उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, तो जब 2 डॉटर सेल्स बनाए माइटोसिस से तो दोनों में 46 चले गए। तो पहले हमने डबल किए, इंटरफेज में एस फेज के अंदर हमने क्रोमोसोम्स को डबल किया, 92 किया, फिर आधे आधे दोनों को दे दिए। अब अगर मैं चाहता हूं कि इससे 2 सेल बन जाए और दोनों के पास ये क्रोमोसोम आ जाए, तो मुझे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, डीएनए को डबल करना पड़ेगा, डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ेगा, डीएनए को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और डीएनए के पास एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये खुसूसियत है कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। कैसे रेप्लिकेट करता है डीएनए, वो एक कंप्लीट टॉपिक है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो कि आप इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी बुक के अंदर, फिर सेकेंडरी में दोबारा पढ़ेंगे। तो डीएनए अपने आप को क्या कर लेगा, रेप्लिकेट, और अपनी आइडेंटिकल कॉपी बना लेगा। बिल्कुल जैसा एक पहला डीएनए होगा, दूसरा डीएनए भी वैसे ही बन जाएगा। तो पहला स्टेप बाइनरी फिशन का क्या होगा, डीएनए इज डुप्लीकेटेड, डीएनए डबल हो जाएगा। एक डीएनए का क्रोमोसोम था बैक्टीरियल सेल के अंदर, 2 बन गए। तो पहला स्टेप क्या हुआ, डीएनए इज डुप्लीकेटेड, डीएनए को डबल कर लिया, डीएनए को रेप्लिकेट कर लिया, एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम के डीएनए से 2 बना लिए। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, डीएनए कॉपीज मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ये जो 2 डीएनए की कॉपीज बनी है, एक को एक तरफ कर दो, एक को एक तरफ कर दो। ये जो सेल का एंड है इसको बोलेंगे पोल, ये एक पोल हो गया, ये दूसरा पोल हो गया। अभी जो डीएनए की 2 कॉपीज बनी है, दोनों को दोनों पोल्स की तरफ भेज दो, एक को इस तरफ, एक को इस तरफ। तो ये डीएनए एक पोल की तरफ आ जाएगा, दूसरा दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा, एक पोल की तरफ आ गया, दूसरा दूसरे पोल की तरफ चला गया। डीएनए कॉपीज मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, वो ऑपोजिट साइड्स पे चला गया सेल का। अब ये 2 डीएनए बन गए, यानी कैरियोकाइनेसिस वाला काम हमारा हो गया, और दोनों अलग डिफरेंट पोल्स की तरफ चले गए। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं सिर्फ सेल मेम्ब्रेन यानी सेंटर से हम श्रिंक करें और हमारे पास 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट, सेल मेम्ब्रेन अंदर धंसना शुरू हो जाएगी। इन्वेजिनेट्स का मतलब है अंदर धंसना, यहां से भी सेल मेम्ब्रेन आगे को आएगी, यहां से भी सेल मेम्ब्रेन आगे को आएगी, यहां से भी आगे को आएगी, यहां से भी आगे को आएगी। सेल मेम्ब्रेन अंदर धंसती जाएगी, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होती जाएगी, अंदर को आती जाएगी, और सेंटर से आगे यहां पर दोनों सेल मेम्ब्रेन मिल जाएंगी। और क्या होगा कि ये ऐसे और ये ऐसे और ये यूं डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये वाली जो सेल मेम्ब्रेन थी, ये और ये वाली, ये इस सेल की बन जाएगी, और जो ये वाली सेल मेम्ब्रेन है ये इस सेल की बन जाएगी। तो क्या हुआ, और ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो असल में क्या हुआ ये कि अब हमने सेल की सेल मेम्ब्रेन को श्रिंक कराया और सेल की सेल मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट किया, अंदर की तरफ धसाया, दोनों तरफ से सेल मेम्ब्रेन आके सेंटर में एक दूसरे के साथ मिल गई। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन दोनों सेंटर से आके दूसरे के साथ मिल गई, तो यहाँ से अब इसका कनेक्शन टूट जाएगा, एक सेल अलग, दूसरा सेल अलग। और अब ये जो 2 हमारे पास आए हैं, इसको हमने जो पहला था जो हमने स्टार्ट किया उसको हमने बोला पेरेंट। अब ये जो 2 हमारे पास आए हैं इनको हम बोलेंगे डॉटर सेल्स या डॉटर बैक्टीरिया। ये हमारे पास डॉटर आ गए, डॉटर सन नहीं आए, नहीं डॉटर कहते हैं। जो एक न्यूक्लियस से दूसरा न्यूक्लियस बनता है उसको भी डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। जो एक क्रोमोसोम से दूसरा बनता है उसको भी डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं। जो सेल से सेल बनता है उसको भी डॉटर सेल्स कहते हैं, सन सेल्स नहीं कहते, ठीक है। तो पेरेंट बैक्टीरियम था, डीएनए डुप्लीकेट किया, डीएनए ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर गया, सेंटर से सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट कर गई, इन्वेजिनेट करने के बाद एक से 2 बैक्टीरियम बन गए। सिंपल, दिस इज बाइनरी फिशन। क्या हुआ, इसी को अगर हम स्टेप्स में लिखें, प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करें, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, तो डीएनए इज डुप्लीकेटेड, बैक्टीरियल पेरेंटल क्रोमोसोमल डीएनए इज डुप्लीकेटेड, डबल कर लिया। डीएनए कॉपीज जो बनी मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, उनको ऑपोजिट पोल्स की तरफ भेज दिया। ऑपोजिट पोल्स की तरफ भेजने के बाद अंदर सेंटर से सेल मेम्ब्रेन को श्रिंक किया, इन्वेजिनेट किया। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स इन द सेंटर, सेंटर से सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट कर गई, अंदर को धस गई, डिवाइड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सेंटर से डिवाइड हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गई। और ये जो अभी है ना 2 बैक्टीरियल सेल्स बन गए। अब जो 2 बैक्टीरियल सेल्स बने, इसमें यहां पर तो बैक्टीरियल सेल वॉल है, यहां पर तो बैक्टीरियल सेल वॉल पहले से है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई। लेकिन अभी जो नई सेल मेम्ब्रेन यहां से अंदर इन्वेजिनेट की है, तो सेल वॉल तो साथ इन्वेजिनेट नहीं, क्योंकि वो तो हार्ड होती है। सेल वॉल तो इन्वेजिनेट नहीं की, सेल मेम्ब्रेन तो अंदर इन्वेजिनेट कर ली। तो फिर अब बाकी की इधर की सेल वॉल को क्या किया जाएगा,
यहां से नई सेल वॉल क्योंकि सेल वॉल बाहर सिक्रीट करता है, सेल का प्रोटोप्लाज्म बाहर सेल वॉल सिक्रीट करता है, सेल खुद बाहर सेल वॉल बनाता है। तो जो ये बाकी का रिमेनिंग एरिया जहां पर सेल वॉल नहीं है, यहां पर नई सेल वॉल सिंथेसाइज कर ली जाएगी, बना ली जाएगी। तो लास्ट पॉइंट क्या है कि सेल वॉल इज डिपॉजिटेड बिटवीन टू क्रॉस मेम्ब्रेन्स। जो सेल की ये वाली जो दो मेम्ब्रेन्स आ रही हैं, ये वाली जो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन है, इसको हम बोल रहे हैं क्रॉस मेम्ब्रेन्स। तो दो क्रॉस मेम्ब्रेन्स के दरमियान सेल वॉल को डिपॉजिट कर लिया जाएगा। सेल वॉल इज डिपॉजिटेड बिटवीन टू क्रॉस मेम्ब्रेन्स। तो क्या पार्ट्स हो गए? डीएनए इज डुप्लीकेटेड, डीएनए मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स, एंड देन एंड पे क्या, इधर वाले पोर्शन में सेल वॉल भी तो बनानी है ना। इधर ये तो सारी बनी हुई है, ये भी बनी हुई है, लेकिन अब जो सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट की उसके सेल वॉल तो नहीं आई। अब उस सेल वॉल को स्क्रीड करना है, बनाना है। तो लास्ट सेल वॉल इज डिपॉजिटेड बिटवीन टू क्रॉस मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हमने डिपॉजिट कर दिया। तो ये हो गई हमारी बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया। अब अगर हम यूकैरियोट्स पे आए तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में और मल्टीसेलुलर दोनों में होती है। तो यूनिसेलुलर में पहले देखें, यूनिसेलुलर की एग्जांपल लिखी है बुक में अमीबा की। अमीबा कैसा होता है? अमीबा एक इरेगुलर शेप्ड ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल पर पूरी बॉडी मुश्तमिल है। सेंटर में न्यूक्लियस पड़ा है, ये मैंने उसके इरेगुलर सेल शेप बनाई है, सही साइटोप्लाज्म है सारा, सेंटर में न्यूक्लियस है। अब ये प्रॉपर न्यूक्लियस है क्योंकि ये यूकैरियोट है। अब ये किस तरह से डिवाइड करेगा? इसका न्यूक्लियस अगर हम चाहते हैं कि डिवाइड करें तो ये कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस, ये प्रॉपर माइटोसिस करेगा। ये क्या करेगा? माइटोसिस। माइटोसिस में जिस तरह हमने न्यूक्लियस को डिवाइड किया था, कैरियोकिनेसिस की थी, वैसे वही चार स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उन्हीं चार स्टेजेस से न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस दो हो जाएंगे, दो न्यूक्लियस बन गए, न्यूक्लियस डिवाइड्स, न्यूक्लियस डुप्लीकेट्स, दो न्यूक्लियस बन गए, न्यूक्लियस मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। डॉटर न्यूक्लियाई जो दो नए बने उनको डॉटर न्यूक्लियाई मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, अलग अलग पोल की तरफ चले गए। सेंटर से सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स और दो डॉटर अमीबा आ गए हमारे पास। कहानी वही है, कहानी वही है जो पहले पढ़ी है, स्टेप सारे वही हैं। बस अब क्या फर्क हुआ? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बजाय यूकैरियोटिक हो गया। और अमीबा चूंकि एनिमल लाइक यूकैरियोट है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, एनिमल लाइक प्रोटोजोआ है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती, तो खाली सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट किया, अब सेल वॉल बनाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह यहाँ पर लास्ट स्टेप में हमने सेल वॉल डिपॉजिट किया है, यहाँ पर सेल वॉल डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? एक पेनेट अमीबा था, उसने अपने न्यूक्लियस को डिवाइड किया कैरियोकिनेसिस से, माइटोसिस से, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डुप्लीकेट हो गए, दो बन गए, न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियाई जो बने वो अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करके एक तरफ आ गया, एक तरफ आ गया, डॉटर न्यूक्लियाई मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, सेंटर से सेल मेम्ब्रेन श्रिंक की, एक सेल ये बन गया, एक सेल ये बन गया, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। सिंपल बाइनरी फिशन हो गई, एक सेल से दो सेल बन गए। सेल वॉल है नहीं, सेल वॉल बनानी नहीं, चक्कर खत्म। ठीक है। और लास्ट में क्या है? इनवर्टिब्रेट्स यानी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास जो है ना, इनके पास भी होती है बाइनरी फिशन, ये भी करते हैं। ये क्या है कि इनवर्टिब्रेट है, पूरा ऑर्गेनिज्म है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये भी यूनिसेलुलर था, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट सारे यूनिसेलुलर होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर था, ये तो बात समझना आसान थी। ये मल्टी सेलुलर यानी पूरा ये एक वॉर्म है, ये पूरा एक कीड़ा है, फ्लैट वॉर्म है, चपटा ऐसे बोर्ड पे बिल्कुल फ्लैट है। इस कीड़े का, इस फ्लैट वॉर्म का नाम है प्लेनेरिया। क्या नाम है? प्लेनेरिया, फ्लैट वॉर्म है। अब अगर हम इस प्लेनेरिया की बॉडी को दो हाफ्स में डिवाइड करते हैं, काट दें, डिवीजन इनटू टू करना है ना, बाइनरी फिशन मींस डिवीजन इनटू टू। इसको मैंने ऐसे काट दिया, एक पोर्शन नीचे वाला बच गया, एक पोर्शन ऊपर वाला बच गया। तो मैंने इसको दो हिस्सों में काट दिया, नीचे वाला पोर्शन बच गया, ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन ऊपर वाला पोर्शन बना लेगा और ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन बना लेगा। ठीक है। तो एक प्लेनेरिया से दो नहीं बन गए, नीचे वाला पोर्शन क्या करेगा? ये अपना ऊपर वाला पोर्शन बना लेगा, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या करेगा? वो अपना नीचे वाला पोर्शन बना लेगा। ठीक है। तो क्या है इनवर्टिब्रेट्स में बाइनरी फिशन कैसे होगी? बॉडी इज कट इन टू हाफ्स, बॉडी दो हाफ्स में टूट जाएगी, बॉडी दो हाफ्स में काट ली जाएगी। मिसिंग बॉडी पार्ट इज रीजनरेटेड इन बोथ हाफ्स। जोन सा भी मिसिंग पार्ट होगा वो रीजनरेट हो जाएगा, वो बना लिया जाएगा। कैसे? माइटोसिस से सेल्स डिवाइड करेंगे और वो नया सेल बन जाएगा। ये ऐसे ही जिस तरह मेरी बाजू कटे और नई बाजू आ जाए, लेकिन हम में रीजनरेशन नहीं होती। लेकिन प्लेनेरिया चूंकि छोटा ऑर्गेनिज्म है, इनवर्टिब्रेट है, इनमें रीजनरेशन होती है। तो इनमें क्या होगा कि बॉडी इज कट इन टू हाफ, दो हाफ में बॉडी टूट गई, नीचे वाला पार्ट था ये वाला और एक ऊपर वाला पार्ट था ये वाला। नीचे वाले पार्ट ने ऊपर वाला पार्ट बना लिया, ऊपर वाले पार्ट ने नीचे वाला पार्ट बना लिया। मिसिंग बॉडी पार्ट इज रीजनरेटेड। ये वाला पार्ट नीचे वाला था, इसका मिसिंग कौन सा था? ये वाला ऊपर वाला था, इसका मिसिंग कौन सा? नीचे वाला। जोन से भी पार्ट का जोन सा मिसिंग होगा वो दूसरा वाला बना लेगा। मिसिंग बॉडी पार्ट इज रीजनरेटेड इन बोथ हाफ्स, दोनों हाफ्स अपना अपना जो मिसिंग पार्ट होगा उसको रीजनरेट कर लेंगे और दो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाएंगे। दिस इज बाइनरी फिशन इन इनवर्टिब्रेट्स या बाइनरी फिशन इन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। और फ्लैट फॉर्म्स प्लेनेरिया की एग्जांपल है, इसमें अकाइनोटर्म्स भी हैं जो कि बुक में एग्जांपल में लिखी हैं। दोनों एग्जांपल्स आप याद कर लें
और नेक्स्ट जो है वो बाइनरी फिशन के बाद बुक वाले ने लिखा हुआ है फ्रेगमेंटेशन को। जी तो नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन, जो कि बहुत ही आसान है। बाइनरी फिशन में हमने ये पढ़ा कि जो प्लेनेरिया है ना वो दो हाफ में डिवाइड हो गया, नीचे वाले हाफ ने ऊपर वाला बना लिया और ऊपर वाले नीचे वाला हाफ बना लिया। अब अगर वो प्लेनेरिया है वो दो हाफ में डिवाइड होने की बजाय ज्यादा पीसेस में कट हो जाए, ज्यादा पीसेस में डिवाइड हो जाए, खुद ब खुद 4, 5, 6 पीसेस में डिवाइड हो जाए और हर पीस पूरे का पूरा कंप्लीट दोबारा से प्लेनेरिया बना दे, तो इस तरह की डिवीजन को बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन वर्ड निकला है फ्रेगमेंट से, फ्रेगमेंट्स का मतलब है पीसेस, पार्ट्स, टोटे, छोटे छोटे टोटे बन गए उसके, छोटे छोटे पीसेस बन गए उसके। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है कि इफ अ मैच्योर वॉर्म जो कि प्लेनेरिया है वो अपने फुल साइज पे पहुंच जाए एंड देन इट स्पॉन्टेनियसली ब्रेक्स, खुद ब खुद टूट जाए, स्पॉन्टेनियसली मतलब खुद ब खुद ब्रेक्स टूट जाए इनटू 8 और 9 पीसेस, 8 और 9 पीसेस में, क्योंकि बुक वाला कह रहा है कि 8 और 9 पीसेस, तो हमें इतना यही लिखना पड़ेगा 8 और 9 पीसेस, लेकिन 2 से ज्यादा, चाहे 3 में टूटे, 4 में, 5 में, 6 में, 10 में, 12 में, जितने भी, लेकिन बुक वाला कह रहा है 8 to 9, तो हम 8 और 9 ही याद कर लेते हैं। अगर एक प्लेनेरिया दो हाफ में टूट गया, नीचे वाले ने ऊपर वाला बना लिया, ऊपर नीचे वाला, ये है बाइनरी फिशन, क्योंकि 2 में टूटा है। लेकिन अगर वही प्लेनेरिया दो हाफ में डिवाइड होने की बजाय मल्टीपल पीसेस में टूट गया है, मल्टीपल पार्ट्स में टूट गया है, बहुत सारे पोर्शंस में टूट गया है, फ्रेगमेंट्स में टूट गया है, तो उसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। द मैच्योर वॉर्म बिकम्स फुल साइज, अडल्ट बन जाएगा एंड देन स्पॉन्टेनियसली ब्रेक्स इनटू 8 और 9 पीसेस। तो जो ये 8 और 9 पीसेस में डिवाइड हो गया इसको क्या बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। और जो हर फ्रेगमेंट होगा उससे नया नया प्लेनेरिया बन जाएगा, नया नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूंगा, इसको मैंने 3 हाफ्स में डिवाइड कर दिया या 4 में डिवाइड कर दिया, तो ये 4 पोर्शन बन गए, 1, 2, 3, 4। अब इससे अलग प्लेनेरिया बन जाए, इससे अलग बन जाए, इससे अलग बन जाए, इससे अलग, तो एक प्लेनेरिया से कितने आ गए? 4। तो दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। प्लेनेरिया ब्रेक्स इनटू मैनी पीसेस इंस्टेड ऑफ 2। 2 में टूटने की बजाय ज्यादा पीसेस में टूट गया। अगर 2 में टूटता तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन। तो अब ये जो 2 से ज्यादा पीसेस बनेंगे प्लेनेरिया के, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 पीसेस बन गए, तो ये 4 के 4 पीसेस दोबारा से अडल्ट माइटोसिस करेंगे, ग्रो करेंगे साइज में, और इनसे 4 अडल्ट प्लेनेरिया बन जाएंगे, और वो 4 अडल्ट प्लेनेरिया फिर यहाँ तो बाइनरी फिशन करेंगे, फ्रेगमेंटेशन करेंगे। इस तरीके से यह बात मैंने आपको पीछे नहीं बताई बाइनरी फिशन में, कि बाइनरी फिशन में सेल 2 में डिवाइड हो गया बैक्टीरिया का। अब वो जो 2 सेल बने हैं वो छोटे हैं, पूरा अडल्ट जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म, पेरेंट सेल था वो बड़ा था, अब उससे 2 जो बने हैं वो छोटे हैं, फिर वो ग्रो करेंगे साइज में, फिर वो दोबारा बाइनरी फिशन करेंगे। इस तरीके से फिर जब उनसे 2 सेल बनेंगे, डॉटर सेल बनेंगे, वो छोटे होंगे साइज में, फिर वो ग्रो करेंगे साइज में, वो फिर बाइनरी फिशन करेंगे। इसी तरीके से अमीबा में जो 2 सेल बनेंगे वो छोटे होंगे, फिर वो ग्रो करेंगे साइज में, फिर बाइनरी फिशन करेंगे। इसी तरीके से दिस गोज ऑन, ये आगे चलता जाएगा। ये प्लेनेरिया जो फ्रेगमेंटेशन करेगा, ये आगे जो इसके 4 पीस बनेंगे ये अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, फिर ये दोबारा आगे फ्रेगमेंटेशन करेंगे। तो ये फ्रेगमेंटेशन ये बड़ा आसान है। जो नेक्स्ट है दैट इज बडिंग। बडिंग जो है, इस बडिंग वर्ड निकला बड से। बड का मतलब होता है आउटग्रोथ, कोई भी बाहर कोई निकली हुई चीज, कोई भी उभरी हुई चीज, बाहर को निकली हुई चीज, आउटग्रोथ जो कि चीज सेल से या बॉडी से, किसी नॉर्मल बॉडी से बाहर को निकली हुई है, दैट इज कॉल्ड बड। तो व्हाट इज बडिंग? बड बड बनेगा, बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ, बाहर निकली हुई एक चीज बनेगी जो कि पेरेंट की बॉडी के ऊपर, जो कि पेरेंट है, पेरेंट वो एक सेल भी हो सकता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ बनेगी, उस आउटग्रोथ को जो बाहर उभरा हुआ पोर्शन होगा उसको बोलेंगे बड, और उस बड से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, डॉटर सेल बन जाएगा या डॉटर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इस बड से चूंकि बना है इसलिए इसको बोलेंगे बडिंग। होगा क्या? अब यहां पर उसने जो है ना यूनिसेलुलर की एग्जांपल भी दिया है, मल्टीसेलुलर की भी दिया है, तो मल्टीसेलुलर की बाद में रहता हूं, पहले यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर यहाँ पे बडिंग की जो एग्जांपल दिया ना, ये बहुत फेमस ऑर्गेनिज्म है, वो है यीस्ट। यीस्ट क्या है? यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। सारे के सारे फंजाई जो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है ना, वो सारे मल्टीसेलुलर है सिवाय यीस्ट के। यीस्ट यूनिसेलुलर है, यानी यीस्ट की बॉडी एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है, यूनिसेलुलर फंगस है। यीस्ट जो है ना वो बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है, किसी भी और तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं करता। किस तरह करता है? बडिंग से। बडिंग में क्या होगा कि एक सिंगल पेरेंट सेल होगा, अब बड इज फॉर्म्ड। पहला स्टेप पे क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन स्मूथ जा रही थी, राउंडेड थी, वो एक बाहर की तरफ उसने आउटग्रोथ बना ली, उसने बाहर की तरफ एक बाहर की तरफ जो है ना वो एक ग्रोथ बना ली, बाहर की तरफ को निकल आई, इसको बोलेंगे बड। इसे क्या बोलेंगे? बड। तो पहला स्टेप, अ बड इज फॉर्म्ड। दूसरे स्टेप पे क्या होगा? अब अगर मैंने एक नया डॉटर ऑर्गेनिज्म बनाना है इस यीस्ट से, तो ऑब्वियसली बात है कि इसका न्यूक्लियस भी जाना चाहिए उसके पास, उसकी डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म की भी तो जाएंगी ना, जीन सारी जानी है कि नहीं जानी। तो इसका मतलब इस न्यूक्लियस को भी डिवाइड करना पड़ेगा, जिस तरह वहां पीछे बाइनरी फिशन में अमीबा में न्यूक्लियस को डिवाइड किया था। तो न्यूक्लियस इज डिवाइडेड या न्यूक्लियस डुप्लीकेट्स
दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे। जो दूसरा न्यूक्लियाई बनेगा उसे क्या बोलेंगे, अब दोनों को क्या बोलेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई। ये वाला कौन सा हो गया, पेरेंट न्यूक्लियाई, ये वाले दो कौन से हो गए, डॉटर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस डिवाइड्स, और एक न्यूक्लियस डिवाइड के कितने न्यूक्लियस बना देगा, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। अभी जो दो न्यूक्लियस बने हैं, डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं, अब इस स्टेप पे आ जाए, यानी यहां से यहां गए, यहां से यहां पे आ जाए। जो डॉटर न्यूक्लियाई बना था, डॉटर न्यूक्लियाई मूव्स टू द बड, वो बाहर आउटग्रोथ में चला जाएगा। इस तरीके से डॉटर न्यूक्लियाई बड में आ जाएगा। जब डॉटर न्यूक्लियाई बड में आ जाएगा तो बड यहां से इसकी सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी, ऐसे अंदर को धसेगी, इसकी भी अंदर को धसेगी, और ये बड यहां से यूं सेपरेट हो जाएगी, और ये बड ये अलग आ गई। ये पेरेंट सेल हो गया, ये बड होगी। अब ये बड जो बनी है छोटी है, अब अगेन ये साइज में इंक्रीज होगी, और फिर ये दोबारा बडिंग करना शुरू कर देगी। इट विल ग्रो इन साइज एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड, ये दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है कि बड जो है ना वो इस पेरेंट सेल से सेपरेट नहीं होती, बल्कि बड लगी है तो हो सकता है कि एक बड लगी दो बर्ड्स लग जाएं, ऐसे भी हो सकता है तीन बर्ड्स लग जाएं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस एक दफा डिवाइड किया, एक इसमें चला गया, ये न्यूक्लियस फिर डिवाइड किया, वो उसमें आ गया, न्यूक्लियस फिर डिवाइड किया, ये इसमें आ गया, तो क्या हुआ, मल्टीपल बर्ड्स लग गए। अब ये मल्टीपल बर्ड्स यहां से उतर के इससे सेपरेट भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये बर्ड्स इसके साथ सेपरेट हो ही ना, बल्कि इसके साथ ही लगे रहें। बर्ड्स में नेवर सेपरेट, इसके साथ ही लगे रहें, और ये मिल के सारे इकट्ठे रहना शुरू कर दें। और जब ये मिल के इकट्ठे रहना शुरू कर देंगे तो हम बोलेंगे इन्होंने कॉलोनी बना ली है। इसी तरीके से है कि फॉर एग्जाम्पल चार भाई थे, एक फैमिली के चार बच्चे थे, वो चारे बच्चों की शादियां हो गई। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि वो चारों जो बेटे हैं वो फैमिली के साथ ही रह लें, कंबाइंड फैमिली में सारे रह लें, ताया चाचे बन के, या फिर ऐसा करेंगे वो चारों अपने अपने घर में शिफ्ट हो जाए, अलग अलग शिफ्ट हो जाए। तो अगर पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाए बर्ड, तो ये भी पॉसिबल है। एक से ज्यादा बर्ड्स लग जाए, ये भी पॉसिबल है। बर्ड्स लग के सेपरेट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लग के ना सेपरेट हो, इसके साथ ही रह लें, कॉलोनी बना के इकट्ठे रह लें कंबाइंड फैमिली में, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये बडिंग है। बडिंग में क्या हुआ, सिंपल सी बात है, पेरेंट सेल था, अब बड इज फॉर्म्ड, बड बना, न्यूक्लियस डिवाइड किया, डुप्लीकेट किया, न्यूक्लियस इज डुप्लीकेटेड, या डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म, डॉटर न्यूक्लियाई मूव्स टू द बड, डॉटर न्यूक्लियाई बड में आ गया, जो बड इनके सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई, बड सेपरेट हो गए। अब ये नया डॉटर यीस्ट बन गई, डॉटर ऑर्गेनिज्म बन गया, डॉटर सेल बन गया। ठीक है, अब ये बड छोटा है, ये बड़ा होगा, फिर दोबारा ये बडिंग करना शुरू कर देगा। जिस तरह बाइंडिंग फिशन में बैक्टीरिया करेगा, फ्रेगमेंटेशन में प्लेनेरिया करेगा, उस तरह ये भी दोबारा से आगे बडिंग करना शुरू कर देगा। अब ये बडिंग थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बडिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि यूनिसेलुलर फंगस था, यीस्ट। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे बडिंग होती है, मल्टीसेलुलर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जिनमें बडिंग होती है, ये तीन एग्जांपल्स याद करनी है। यहाँ पर पिक्चर्स में मैं आपको शो कर देता हूँ कि स्पॉन्जेस, हाइड्रा और कोरल्स कैसे नजर आते हैं। लेकिन स्पॉन्जेस, हाइड्रा और कोरल्स के बारे में डिटेल में फर्स्ट ईयर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10 के अंदर। उससे पहले तक अभी सिर्फ नाम याद कर रहे हैं हमने, स्पॉन्जेस, हाइड्रा और कोरल्स, स्पॉन्जेस, हाइड्रा और कोरल्स। अब इनमें क्या होगा, अब यहाँ पर एग्जांपल जो बुक वाले ने डायग्रामेटिकली शो की है वो हाइड्रा की है। हाइड्रा एक जो है ना वो सीलेंट्रेट है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, अगेन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसकी वाज लाइक बॉडी है, एक गुलदान की तरह की बॉडी है, इलोंगेटेड सी बॉडी है, लंबी सी बॉडी है। इसमें क्या होगा, अ स्मॉल बॉडी इज फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, एक साइड में बॉडी की थोड़ी सी आउटग्रोथ बनेगी, फिर वो आउटग्रोथ बड़ी होती जाएगी, इसमें सेल्स डिवाइड करते रहेंगे, माइटोसिस से माइटोसिस सेल बनते जाएंगे, ये आउटग्रोथ बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अ स्मॉल बड इज फॉर्म्ड ऑन द वन साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के एक साइड पे छोटी सी बड बनी, किस तरह बनी, माइटोसिस से। यहाँ के सेल्स ने सोचा कि यार हम माइटोसिस करेंगे, इन सेल्स ने माइटोसिस करना शुरू कर दी, यहाँ से सेल बाहर को निकलने आना शुरू हो गया, यहाँ से बॉडी का ऑर्गेन बाहर से बाहर निकल आई, तो बड बन गई। बड एंड लार्जेस्ट, बड बड़ी होती गई, बड़ बड़ी हो गई। बड़ी क्यों हो गई, माइटोसिस से, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते गए, जहां पे सेल्स जमा होते गए, बड़ बड़ी हो गई। फिर क्या हुआ, एक टाइम आया, द बड डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, बड यहां से सेपरेट हो गई, और ये जो हाइड्रा है ये अलग आ गया हमारे पास, छोटा हाइड्रा ये अलग आ गया, और ये पेरेंट हाइड्रा अलग था। ठीक है, तो क्या स्टेप्स हुए, नंबर 1, अ स्मॉल बड इज फॉर्म्ड ऑन द वन साइड ऑफ द बॉडी, एक छोटी सी बड बनी, माइटोसिस से बड एंड लार्जेस्ट, बड बड़ी हुई, डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से उतर गई और ग्रो कर गई नई ऑर्गेनिज्म में, और वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। अब ये बड़ा होगा, फिर ये दोबारा बडिंग करेगा। कभी कभार ऐसा होता है कोरल्स में, हाइड्रा में तो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन कोरल्स में ये एमसीक्यू में याद रखना है कि बर्ड्स डू नॉट डिटैच, बर्ड नहीं उतरते पेरेंट बॉडी से, बर्ड्स डू नॉट डिटैच ऑन द पेरेंट बॉडी एंड इट फॉर्म्स लार्ज कॉलोनीज, ये बड़ी बड़ी कॉलोनीज बना लेते हैं। जो कोरल्स हैं वो क्या करते हैं कि उनकी जो बर्ड्स बनते हैं उनके साथ बनते हैं, वो कहते हैं यार तुम हमारे साथ ही रह लो, तुमने सेपरेट जो होना है, तुम्हारा घर में शिफ्ट ना हो, बल्कि ऐसा करो तुम हमारे साथ ही रह लो। तो कोरल्स में बड़े बड़े जो बर्ड्स बनते हैं सारे सारे साथ ही रहते हैं, तो कोरल की बड़ी बड़ी एक कॉलोनी बन जाती है, बड़ी बड़ी कम्युनिटी बन जाती है। तो कोरल्स में ऐसे होता है।
ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है स्पोर फॉर्मेशन। तो जी, तो नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। इसको इस वीडियो के लिए लास्ट रखते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अब हमारा इसके बाद रह गया पार्थेनोजेनेसिस और वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। वो तो बिल्कुल ही सेपरेट टॉपिक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। तो पार्थेनोजेनेसिस रह गया और साथ में एक ब्लू बॉक्स लिखा हुआ है, जिस तरह बाइनरी फिशन होती है उस तरीके से एक मल्टीपल फिशन है उसके अगेंस्ट वो लिखी हुई है। तो वो मैं अलग से एक वीडियो में पार्थेनोजेनेसिस और मल्टीपल फिशन एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे चलेंगे। स्पोर फॉर्मेशन पे आते हैं। जो स्पोर फॉर्मेशन है तो ये फंगस हैं, कुछ फंजाएं हैं जो कि स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं और वो डिफरेंट फंजाएं हैं जो कि स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। जो बुक में एग्जांपल दी हुई है वो एक फंगस है जिसका नाम है राइजोपस। राइजोपस बड़ा कॉमन जो है ना वो फंगस है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कभी रोटियां जो है वो पड़ी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा देर के लिए रोटी पड़ी रहती है और वो कहते हैं यार चलो हम बाद में छानबुरे में बेच देंगे क्योंकि रोटियां ज़ाया होती हैं। तो वो क्या होता है कि वो रोटियों के ऊपर ना ग्रीन ग्रीन से स्पॉट्स पड़ जाते हैं, डॉट्स बन जाते हैं, ग्रीन ग्रीन सी लेयर आ जाती है उसके ऊपर। हम कहते हैं ये खराब हो गई, इसके ऊपर उर्ली लग गई है। इसी तरीके से अगर कोई ब्रेड का डबल रोटी का पीस है उसके ऊपर भी इस तरीके से ब्लूइश ब्राउनिश ब्लूइश ग्रीनिश कलर का जो है ना वो फंगस लग जाती है सारी उसके ऊपर। हम कहते हैं उसको उर्ली लग गई है, खराब हो गया। तो वो उर्ली कहाँ से आई, कैसे लग गई? वो तो हमारे पास टोस्ट जो है वो तो कहीं जगह पे पड़ा हुआ था, कहीं बाहर पड़ा हुआ था या किसी अलमारी के ऊपर पड़ा हुआ था, या कहीं हम रख के भूल गए और कहीं ट्रिप पे चले गए और वापस आए तो पता चला वो ये तो खराब हो गया। तो इसका मतलब वो फंगस कहाँ से आई, कैसे लग गई? वो एयर से आई फंगस। वो एयर से कैसे आई? फंगस के स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स फंगस के जो कि माइक्रोस्कोपिक थे और छोटे छोटे से थे, इजीली डिस्पर्सिबल थे, जो कि हवा से उड़ रहे थे, वो हवा में पड़े हुए थे। आप भी घर पे करके देख लें, एक डबल रोटी का पीस लें, उसको थोड़ा सा गीला करें क्योंकि फंगस को जो है ना मॉइस्चर पसंद है। उसको आप डबल रोटी रख दें, किसी ऊंची जगह पे रख दें, आप कुछ दिन के बाद 5 7 10 दिन के बाद देखें वो डबल रोटी के ऊपर सारी फंगस लगी होगी। वो फंगस कैसे लग गई? वो स्पोर्स आए। स्पोर्स समझ लें छोटे छोटे दाने हैं, जिस तरीके से पत्ती के दाने होते हैं, टपाल दानेदार के दाने हैं उस तरीके से, लेकिन बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक और इतने लाइट वेट हैं कि वो हवा से उड़ के जा रहे हैं। इस वक्त भी हमारी हवा में राइजोपस के फंगस के स्पोर्स मौजूद हो सकते हैं। तो राइजोपस जो है फंगस है, ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है? ये करता है स्पोर फॉर्मेशन से। इसकी जो बॉडी है, इस पूरी बॉडी को बोलते हैं, फंगस का बॉडी को बोलते हैं माइसीलियम। ये बाकी हम बातें आगे पढ़ेंगे बड़े होके इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में जाके। इस पूरी बॉडी को बोलते हैं माइसीलियम। जब फंगस मेच्योर हो जाता है, जब फंगस मेच्योर हो जाता है, ये राइजोपस मेच्योर हो जाता है, अपनी रिप्रोडक्टिव एज को पहुंच जाता है। जब ये मेच्योर होके अपनी रिप्रोडक्टिव एज पे पहुंच जाता है, मेच्योर हो जाता है, बालिग हो जाता है, इसका मतलब ये कि अब ये रिप्रोड्यूस करेगा आगे, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा आगे। जब ये मेच्योर हो जाता है तो इसकी बॉडी के ऊपर, इसके माइसीलियम के ऊपर थिक वॉल्ड, मोटी दीवारों वाले कुछ ऐसी सैक्स लगती हैं, थैलियां लगती हैं, मोटी दीवारों वाली ऐसी सैक्स लगती हैं जिनके अंदर स्पोर्स बनती हैं। इन ऐसी स्पोर सैक्स को, जो कि बहुत थिक वॉल्ड होती हैं, मोटी दीवार वाली होती हैं, इन सैक्स को बोलते हैं स्पोरेंजियम। एक एक सैक को बोलेंगे स्पोरेंजियम। अगर ज्यादा सारी सैक्स होंगी, ऑब्वियसली एक पूरा फंगस है उसके ऊपर एक सैक तो नहीं लगेगी, ढेर सारी लगी होंगी, उसको बोलेंगे स्पोरेंजिया। ज्यादा सारी सैक्स को बोलेंगे स्पोरेंजिया। तो जब फंगस राइजोपस मेच्योर होगा, अपनी रिप्रोडक्टिव एज को पहुंचेगा, तो ये अपने फंगस की बॉडी के ऊपर थिक वॉल्ड थैलियां बना लेगा, सैक्स बना लेगा, जिन सैक्स के अंदर स्पोर्स बनेंगे, इसलिए इनको बोल रहे हैं स्पोर सैक्स या फिर स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम सिंगुलर है, अगर ज्यादा होंगे प्लूरल में उसको क्या बोलेंगे? स्पोरेंजिया। जब स्पोरेंजियम मेच्योर होगा, थिक वॉल्ड क्यों? ताकि बाहर की जो है ना सख्ती को, एनवायरनमेंट की बर्दाश्त कर सके, टेम्परेचर को, हीट को, डिहाइड्रेशन को, अनफेवरेबल कंडीशंस को बर्दाश्त कर सके, नासाजगार हालात को फंगस बर्दाश्त कर सके। नासाजगार हालात क्या है? फंजाई चाहता है कि सबस्ट्रेट हो जिसपे मैं ग्रो करूं, जिसमें डबल रोटी का पीस है, कि मुझे खाना मिले, ऑर्गेनिक मैटर मिले जिसपे मैं ग्रो कर सकूं। दूसरा मॉइस्चर मिले, नमी मिले। अगर और टेम्परेचर बस ये नॉर्मल रहे, हबस वाला मौसम रहे, अगर इस तरह का मौसम है तो इसमें फंगस बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, डिहाइड्रेशन है, सबस्ट्रेट नहीं है ग्रो करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो फंगस ग्रो नहीं करेगा। तो अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब यह है कि नासाजगार हालात। नासाजगार हालात क्या? कि टेम्परेचर ज्यादा है, मॉइस्चर नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा है, सबस्ट्रेट नहीं है जिसपे ग्रो किया जा सकता है। तो उससे बचने के लिए स्पोरेंजियम की जो दीवारें हैं वो कैसी हैं? थिक वॉल्ड, मोटी दीवारें। जब स्पोरेंजियम मेच्योर हो जाएगा, स्पोरेंजियम मेच्योर होने का मतलब ये है कि स्पोरेंजियम के स्पोर्स बने 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 बने। स्पोरेंजियम के स्पोर्स कैसे बने? इस स्पोरेंजियम के अंदर एक सेल होगा जो कि स्पोर प्रोड्यूसिंग मदर सेल होगा। वो मदर सेल डिवाइड करता रहेगा, डिवाइड करते 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 माइटोसिस से वो ढेर सारे स्पोर्स बना लेगा। वो जो ढेर सारे स्पोर्स बनेंगे, अब समझो कि इस तरह स्पोर्स स्पोरेंजियम की तरह बन रहे हैं, तो स्पोरेंजियम की वॉल स्ट्रेच होती जा रही है, स्ट्रेच होती जा रही है, जिस तरह गुब्बारा होता है। अब एक बलून को अगर हम लें तो उसकी दीवारें बड़ी मोटी होती हैं, उसमें से हमें आर पार ट्रांसपेरेंट नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन जब उसमें हवा भरते हैं, उसको फुलाते हैं,
तो जो गुब्बारे की दीवारें हैं वो फूलता जाता है, बड़ा होता जाता है, और दीवारें जो है उसकी बारीक होती जाती है, थिन होती जाती हैं। इसी तरीके से स्पोरेंजियम में जब स्पोर्स बनेंगे तो स्पोरेंजियम की दीवार जो थिक वॉल थी वो क्या होती जाएगी, थिन वॉल होती जाएगी। और एक टाइम आएगा कि उस स्पोरेंजियम के इतने स्पोर्स बन जाएंगे कि स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाएगा, स्पोरेंजियम फट जाएगा। और जब ये स्पोरेंजियम फटेगा तो इसके अंदर से जो स्पोर्स हैं ये स्पोर्स सारे बाहर निकल आएंगे, और ये स्पोर्स हवा के साथ डिस्पर्स हो जाएंगे और सारे एरिया में फैल जाएंगे। और वहां पे उन स्पोर्स को जहां पर भी ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, जहां पर भी अपना सबस्ट्रेट मिलेगा कि जिसपे वो ग्रो कर सके, रोटी मिल गई, कोई डबल रोटी मिल गई, कोई भी चीज मिल गई, कोई भी चीज ऐसी मिल गई ऑर्गेनिक मैटर जहां मिल गया जहां पे वो ग्रो कर सकते हैं, तो वहां वो लैंड करेंगे। अगर फेवरेबल कंडीशंस मिली वो स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, उन स्पोर्स से नया फंगस निकल आएगा, उस स्पोर्स से नया राइजोपस बन जाएगा, उस स्पोर्स से नया फंगस का बॉडी बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो जो इतने सारे स्पोर्स हैं उनसे सबसे फंगस बन जाएंगे। कुछ स्पोर्स डेड हो जाएंगे, कुछ स्पोर्स मर जाएंगे, लेकिन मोस्टली स्पोर्स जो जाके लैंड करेंगे और उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो वो नया फंगस बनता जाएगा। तो ये जो हमने पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ा, दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। अब जो स्पोरेंजियम था उसकी दीवारें थिक वॉल थी। अब जो स्पोर निकलेगा, इस तरह फॉर मैंने ये बनाया, अब जो स्पोर बना है उस स्पोर के इर्द गिर्द भी थिक वॉल्ड, उसकी दीवारें भी बड़ी मोटी हैं, थिक वॉल है। क्यों? क्योंकि स्पोर्स ने हवा में जाना है। अब हवा में कंडीशंस फेवरेबल तो नहीं, अनफेवरेबल कंडीशंस है, उसके लिए सख्ती को झेलना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसलिए दीवारें क्या रखी, मजबूत रखी, थिक वॉल रखी। और इस स्पोर के इर्द गिर्द जो थिक वॉल होगी, इस थिक वॉल को बोलेंगे सिस्ट। द थिक वॉल दैट इज सराउंडिंग द स्पोर इज कॉल्ड सिस्ट। तो ये स्पोर्स डिस्पर्स हो जाएंगे और हवा में जाके जहां पे जाके लैंड करेंगे वहां पे नया फंगस ग्रो कर देंगे। तो दोबारा से देख लें क्या हुआ कि जैसे ही फंगस राइजोपस रिप्रोडक्टिव एज को पहुंचेगा, मेच्योर होगा, तो इसकी बॉडी जो कि माइसीलियम कहलाती है उसके ऊपर एक थिक वॉल्ड स्पोर के सैक्स लगेंगे, जिसको बोलेंगे स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर मदर सेल होगा, ये मदर सेल डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद स्पोर्स बनाएगा। तो ये स्पोर्स हैं, ये भी थिक वॉल्ड हैं, इसकी जो थिक वॉल है उसको बोलते हैं सिस्ट। जैसे ही ये स्पोरेंजियम मेच्योर होगा, स्पोरेंजियम रप्चर हो जाएगी, इसकी दीवारें फट जाएंगी, ये स्पोर्स डिस्पर्स हो जाएंगे, हवा से दूर दराज इलाकों में चले जाएंगे, और वहां जाके जहां जहां उनको सबस्ट्रेट मिलेगा और फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी वहां पे ग्रो कर जाएंगे और नए राइजोपस बना लेंगे। दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई सच एज राइजोपस। इसी तरीके से स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया में भी होती है, लेकिन बैक्टीरिया जो है ना वो शौकिया स्पोर नहीं बना रहा। जो ये है ना राइजोपस, ये तो करता ही स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन है, लेकिन बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया के पास जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है ना, नासाजगार हालात आते हैं, यानी बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, अगेन टेम्परेचर सही है, मॉइस्चर है, खाना है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सेट चल रहा है, तो बैक्टीरिया ग्रो करता जाएगा, कोई टेंशन नहीं, वो बेनिफिशियंट से करेगा। लेकिन अगर बैक्टीरिया को लगेगा कि यार हालात बड़े टाइट हो गए हैं, हालात बड़े खराब हो गए हैं, मैं मर जाऊंगा, तो बैक्टीरिया कहेगा इससे अच्छा कि मैं मरूं, मैं ना इनएक्टिव हो जाता हूं, मैं छुप जाता हूं, मैं सो जाता हूं, मैं डोरमेंट हो जाता हूं, कल को फिर निकल आऊंगा, कल को फिर उठ जाऊंगा। वो किस तरीके से डोरमेंट हो जाएगा, इनएक्टिव होगा। बैक्टीरिया क्या करेगा कि बैक्टीरिया की जो बॉडी होगी, जो पूरे का पूरा बैक्टीरिया का सेल होगा, बैक्टीरिया अपने साइटोप्लाज्म को श्रिंक करेगा, अपने डीएनए को श्रिंक करेगा, और श्रिंक करने के साथ इस थोड़े से पोर्शन में ले आएगा, और उस थोड़े से पोर्शन में अपने सारी ऑर्गेनाइज के इर्द गिर्द, साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द थिक वॉल चढ़ा देगा, थिक वॉल चढ़ा देगा उस सारे के सारे बैक्टीरिया के पोर्शन के ऊपर, जिसमें डीएनए भी आ गया, साइटोप्लाज्म भी आ गया, थोड़े बहुत राइबोसोम्स भी आ गए, प्लाज्मिड भी आ गए, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज थे बैक्टीरिया के अंदर वो सारे के सारे छोटी सी जगह में आ गए, और उसके ऊपर ढेर सारी थिक वॉल की लेयर चढ़ा दी। अब ये जो स्पोर बना, ये बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर बना, इसको बोलते हैं एंडोस्पोर। इसे क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। अब क्या होगा कि जब ये स्पोर बन जाएगा तो बैक्टीरियल सेल फट जाएगा, बैक्टीरियल सेल बर्स्ट, बैक्टीरियल सेल फट जाएगा, स्पोर बाहर निकल आएगा। ये स्पोर ऐसे ही पड़ा रहेगा, तब तक ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक कंडीशंस दोबारा से फेवरेबल नहीं हो जाती, जब तक कंडीशंस दोबारा से साजगार नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशंस दोबारा से फेवरेबल होंगी, ये स्पोर अपनी थिक वॉल को तोड़ेगा और ये दोबारा से जर्मिनेट कर देगा, और जर्मिनेट करके दोबारा से अडल्ट बैक्टीरियम बना देगा, दोबारा से एक नया बैक्टीरियम बना देगा। तो ये जो इसने रिप्रोडक्शन की है, दिस इज रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया जो रिप्रोडक्शन करते हैं स्पोर फॉर्मेशन से, दो एग्जांपल्स बुक में लिखी है, कोलोस्ट्रीडियम स्पीशीज और एक बैसिलस स्पीशीज। ये जीनस का नाम लिखा है, ये एक स्पीशी नहीं है। कोलोस्ट्रीडियम की बहुत सारी स्पीशीज हैं और बैसिलस की बहुत सारी स्पीशीज हैं। इस तरह कोलोस्ट्रीडियम टेटनाई जो टेटनस करता है, कोलोस्ट्रीडियम बोचुलिनम जो फूड पॉइजनिंग करता है, इस तरह बैसिलस की बहुत सारी स्पीशीज हैं, बैसिलस सीरीज, ये भी फूड पॉइजनिंग करती है। तो ये स्पीशीज जो है ना, ये स्पोर प्रोड्यूसिंग है, ये इतनी आसानी से नहीं मरते, बल्कि क्या होते हैं, जब ये देखते हैं कि हालात साजगार नहीं है, हालात खराब है, ये अपने इर्द गिर्द थिक वॉल चढ़ा लेते हैं। वो थिक वॉल चढ़ा के अपने सारी चीजों को, कंटेंट्स को एक छोटी सी जगह में महदूद कर लेते हैं, और वो जो स्पोर बनाते हैं उस स्पोर को बोलते हैं एंडोस्पोर। सेल फट जाता है, एंडोस्पोर रहता है।
ऐसे पड़ रहता है। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती हैं, स्पोर दोबारा जर्मिनेट करता है और दोबारा नया बैक्टीरियम बना देता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर ये सारी बात याद हो गई है, समझ में आ गई है, तो ये 4 टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन। 2 रह गए, वो बात ही नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इतनी बात अगर समझ में आ गई है, इसको लाइक कर दें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया, इसको याद कर लें अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, इसमें से छोटे छोटे MCQs भी बनते हैं। जो बनते हैं वो मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं। और अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो आप लोग क्वेश्चन में पूछ लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।